गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो क्वार्टर 2 था, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर 2024 के बीच का समय था ना, इसके बीच में हमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसने वापस से रिकवर किया है। दरअसल में एक्चुअली उससे जो पहले 3 महीने गए ना, आप बात कर सकते हो अप्रैल से जून। यहाँ पर आप जानते हो लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो कोई खास एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से भी नहीं हुआ। प्लस एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स वगैरह थे, वो भी यहाँ पे सोच रहे थे कि यार पता नहीं कौन सी सरकार आएगी। थोड़ी अनसर्टेनिटी थी उस समय के ऊपर। तो उस समय भी हमें देखने को मिलता है कि काफी स्लो पेस थी। पर इस क्वार्टर के अंदर, यानी कि जुलाई से सितंबर के अंदर, ये सारे नंबर्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करो, राइट। पर एक जो चीज अगर हमें नोटिस करने को मिल रही है ना, वो है अक्टूबर का महीना। आप लोग पिछले कुछ टाइम से देख भी रहे होंगे, लास्ट 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 85,000 करोड़ रुपया यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पुल आउट किया है। इसका कारण क्या है? कारण है चाइना ने स्टिमुलस कुछ दिया है, उस वजह से भी काफी सारे लोग चाइना की तरफ मूव हुए हैं। बाकी अगर आप नोटिस कर पाओगे, ऑलरेडी हमारी जो स्टॉक वैल्यूएशन थी, काफी लोगों का मानना है वो ओवर प्राइस थी, है ना। तो उन कारणों की वजह से भी हमें यहाँ पर एक डिप होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, डेट है आज की 28 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक समझना है वो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। देखो, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। दरअसल में सरकार ने 2015 के अंदर ना स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये कोलैटरल फ्री लोन्स के लिए थी। कोलैटरल फ्री मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और आप मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। एक्चुअली ना यहाँ पे लोन्स की 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है शिशु, दूसरी किशोर एंड तीसरी तरुण। अगर जो लोन है वो 50,000 से कम का है, दैट इज कवर्ड अंडर शिशु। 50,000 से 5 लाख तक का किशोर के अंतर्गत, एंड 5 लाख से 10 लाख तक का यहाँ पे आपका तरुण कैटेगरी के अंदर कवर होता है। अब ये जो मुद्रा था, इसको एज अ होली ओन्ड सब्सिडी यहाँ पे बनाया गया था ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब सिडबी का आप काम जानते होंगे। आप जो एमएसएमईज होती हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात आपको पता क्या ध्यान में रखनी है कि मुद्रा डायरेक्टली लैंड नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इनडायरेक्टली लैंड करता है। आप पूछेंगे इनडायरेक्ट लैंडिंग का क्या मतलब? देखो, ये लैंडिंग कैसे करेगा? आपके बैंकों के माध्यम से, आपके एनबीएफसी के माध्यम से, राइट, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। यानी कि इट इज नॉट डायरेक्टली लैंडिंग, ये इनडायरेक्ट लैंडिंग है। इनके माध्यम से यहाँ पे लैंडिंग करी जाती है। समझ गए इस बात को? तो इस तरह से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन यहाँ पे दिए जाते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मुद्रा का मतलब यही है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसको कि सेंटर के द्वारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह से यहाँ पे सेटअप किया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस एक्चुअल में इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि एक नई कैटेगरी यहाँ पे ऐड हुई है जिसका नाम है तरुण प्लस। व्हाट डज दिस मीन? देखो, मान लो कि ये जो मैं कैटेगरीज आपको बता रहा था, शिशु, किशोर और तरुण, राइट। अब कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ना कि जिसने ऑलरेडी तरुण कैटेगरी के अंदर कुछ बोरो किया था एंड उसको वापस से रीपे कर दिया, ठीक है, पिछले सालों के अंदर। अब 10 साल होने वाले हैं स्कीम को रन करते हुए। तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पैसा लिया था एंड वापस से उसको एक तरह से आपका रीपे कर दिया। तो उनके लिए ना जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। तो यानी कि एक नई कैटेगरी बनाई गई है तरुण प्लस की। यहाँ पर आप 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन भी यहाँ पर ले सकते हो। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है जिन्होंने पहले लोन लिया था एंड वापस से उसको सक्सेसफुली रीपे कर दिया था तरुण कैटेगरी के अंदर। तो उनके लिए, क्योंकि वो वापस से नया लोन ले रहे हैं, तो उनके लिए लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड बाकी देखो, जो इस तरह के लोन्स होते हैं, मैंने बताया ना, ये कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो इनफैक्ट ना सरकार एक तरह से यहाँ पे आपको गारंटी देखते हुए देखने को मिल जाएगी। तो जो गारंटी होती है वो प्रोवाइड की जाती है अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। तो इससे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रिगार्डिंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पूरी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम के इस दिवाली के मौके के ऊपर आप सबके लिए लाई है अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। चाहे आपके 1 ईयर कोर्सेज हो, 2 ईयर कोर्सेज हो या 3 ईयर,
प्रारंभ कोर्स हो, उन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली देखो दिवाली के मौके के ऊपर आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो सारे कोर्सेज का जो लिंक है ना, चाहे आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, 26 की कर रहे हो या 27 की कर रहे हो, वो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इस ऑफर को अवेल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। अगला टॉपिक हमारा जो है दैट इज नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। आप लोग मैन्युस्क्रिप्ट समझते होंगे, हिस्ट्री की बुक्स के अंदर आप मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ते भी हो। यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर आपका कोई भी एक राइटिंग है जो आपकी बार्क के ऊपर हो सकता है या किसी और चीज के ऊपर भी हो सकती है, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करने की कोशिश है। आप नोटिस करते हो जैसे हम बुक्स वगैरह की बात करते हैं तो हिस्ट्री बुक्स से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कौन सी चीज कब हुई, हर चीज के बारे में थोड़ा डिटेल्ड हमें चीजें पता लगती हैं। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना मैन्युस्क्रिप्ट्स की, मैन्युस्क्रिप्ट्स ही अपने आप में इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं। तो इनफैक्ट ना 2003 के अंदर सरकार ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का आपका रोल है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। हमारा पास्ट को हम कंजर्व कर पाए आने वाले समय के लिए, ठीक है ना, तो उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको कंजर्व करना एंड मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छे से एक्सेसिबल बनाना, यही इस पर्टिकुलर मिशन का फोकस था। अभी अगर हम बात करें ना तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसका एक हिस्सा मिल जाएगा आपको, यानी कि यही आपका नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को रन करता है। चलो ये बात तो समझ आई। अब पता क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इसको रीलॉन्च किया जा रहा है। क्या है, इसको रिवाइव और रीलॉन्च किया जा रहा है। एंड इनफैक्ट ना एक नई एंट्री बनाई जा रही है जिसका नाम है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी। ये एक ऑटोनमस एंट्री होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इसका फोकस यही होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग जो जो काम बच गया है ना, उसको हम अच्छे से यहाँ पे उसको डिजिटाइज करें ताकि इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि ये सब सारी चीज़ें हम वेस्ट कर दें, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये सोर्स है एंड उनको अगर ढंग से हमने प्रिजर्व नहीं ना किया तो डेफिनेटली हमारे पास जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो यही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव, आपको जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी देखो जो 2003 में हमने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट चलाया था, उसके माध्यम से 52 लाख मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रिपेयर एंड करी जा चुकी हैं एंड लगभग 3 लाख टाइटल्स को यहाँ पे डिजिटाइज किया जा चुका है। पर अगर हम बात करें केवल 1/3 इनमें से ही अपलोड हुई है, तो यानी कि यहाँ पे काम थोड़ा धीरे से यहाँ पे हमारा चल रहा है। बाकी 9 करोड़ फोलियोज भी हमने यहाँ पे प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव कंजर्वेशन का किया है इन द लास्ट 21 ईयर्स। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी मिशन के अंतर्गत 100 से ज्यादा बुक्स यहाँ पे पब्लिश कर दी जा चुकी हैं एंड 100 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर एंड मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर भी इसके अंतर्गत एस्टेब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है एनडीआरएफ एंड मिशन जीरो कैजुअलिटी। देखो हम लोगों ने ना पिछले दिनों के अंदर साइक्लोन दाना के बारे में पढ़ा था, राइट। ओडिशा के बारे में हमने खासकर चर्चा भी करी थी। अब हमने देखा था कि धाबरा हो गया या फिर हवाली खाती नेचर कैंप हो गया, यहाँ पर इसने लैंडफॉल किया है अपने साइक्लोन ने, है ना। तो आप नोटिस करोगे कि जब हम बात करते हैं ना उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हर साल ना बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ना पूरे इंडिया की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 50 साल के अंदर कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आए हैं, द आंसर इज नन अदर देन आपका उड़ीसा। 100 से भी ज्यादा साइक्लोन्स आज तक उड़ीसा में आ चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट ना 1999 के अंदर एक ऐसा बड़ा साइक्लोन आया जिसने 10,000 लोगों से ज्यादा की जान ले ली। बहुत ही इसको सुपर साइक्लोन के नाम से बोला जाता है, बहुत ही ये बड़ा मैसिव साइक्लोन था 1999 का। अब वहां से हमने काफी कुछ सीखा। हमने सीखा कि यार ऐसे तो हमें काम करना पड़ेगा, इतने लोगों की डेथ हो जा रही है साइक्लोन के अंदर, तो वी नीड टू टेक स्टेप्स। एंड आप जानते हो कि 2005 के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनती है ना। उसी तरह से ओडिशा के द्वारा भी अपनी जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है उसको बनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, राइट, ये सारे यहाँ पे करे जाते हैं बाय ओडिशा, ठीक है ना। अर्ली डिटेक्शन कैसे करी जा पाए, ये सारे काम करते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा भी जो ओडिशा है ना, वो खासकर काम करता है कम्युनिटी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे साइक्लोन आता है या कोई और डिजास्टर आता है तो वॉलंटियर्स को, ग्राम पंचायत को रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए यहाँ पे पूरी तरह से उनको तैयार किया जाता है। जब ये सारे काम किए जाते हैं ओवर द ईयर्स, लोगों को सिखाया जाता है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जो कि अपने आप में डिजास्टर रेजिलिएंट होता है। वर्ल्ड बैंक की भी यहाँ पे सहायता ली जाती है। उसके बेसिस के ऊपर आज अगर हम बात करें ना, तो उड़ीसा के अंदर यहाँ पे 0 डेथ्स देखने को मिली है एंड यही इनका मिशन है, मिशन जीरो कैजुअलिटी। तो ये मिशन काफी सक्सेसफुल रहा है कि एक साइक्लोन जब आज से 25 साल पहले आया था उसने 10,000 लोगों की जान ले ली थी। आज हम इतने सशक्त हो चुके हैं कि साइक्लोन आता है
पर उससे किसी भी पर्सन की यहाँ पे डेथ नहीं होती। तो इसी मिशन का स्लोगन क्या है? नो पर्सन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें हो गया, प्रॉम्प्ट रिस्पांस फोर्सेस हो गया, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स आपको स्ट्रेटजी के देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हुई भी हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर इस लेवल तक अचीव कर पाए हैं। बाकी देखो, जो एनडीआरएफ का रोल कोई मना कर ही नहीं सकता, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आपकी एनडीआरएफ ही है। एंड ये इंडियन आर्म फोर्सेस की एक मल्टी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स में रिस्पॉन्ड करती है। 2006 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। एंड इसको कंट्रोल कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर। एंड साथ ही साथ आपके जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये मिशन जीजो कैपेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है इसरो डीबीटी कोलैबोरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है? देखो एक चीज बताओ, क्या आप लोगों ने आईएसएस के बारे में सुना है? आईएसएस सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना? आप लोग जानते होंगे कि 400 किलोमीटर की अबव अर्थ आपको ये ऑर्बिट में देखने को मिलेगा, राइट? और इसको बनाने वाले कितने देश हैं? आपके 5 देश देखने को मिल जाएंगे। देश नहीं बोलना चाहिए, एक तो आप जानते हो यूएसए का नासा हो गया, फिर आपका रशिया का जो रॉस्कोमोस हो गया, राइट? इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपका जापान का जो जैक्सा है, एंड लास्ट भी जो कनाडा का आपको कैनेडियन स्पेस एजेंसी देखने को मिल जाएगी। ये 5 एंटिटीज ने मिलके यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। एंड ये बन गया था आपका 1998 के अंदर, राइट? लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट आपका स्पेस के अंदर ये देखने को मिल जाता है। एंड एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे हैबिटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे इंपॉर्टेंट और हमें चीज़ें देखनी होती हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पास डेफिनेटली है। पर आप जानते हो चाइना का नहीं है, इंडिया का नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने की। इनफैक्ट ना हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है, या जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था उसी तरह से हमारा खुद का भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहा है। एंड इसको बनाया जाएगा 2028 से लेकर 2035 के बीच में। ठीक है, ये बात चलो समझ आई। तो इसरो डेफिनेटली इसके लिए काम कर रहा है, पूरी कोशिशें यहाँ पे जारी हैं, खुद का अपना स्पेस स्टेशन यहाँ पे अच्छे से बन पाए। अब यहाँ पे इसरो तो था ही था, प्लस साथ में ना यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो भी साथ में इसके जुड़ गया। आप पूछेंगे साथ में क्यों जुड़ गया? क्योंकि हम पता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं स्पेस और आपका बायोटेक्नोलॉजी इनका कोलैबोरेशन हो। समझे? स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से होगा क्या? अरे भाई, हमारे जैसे एस्ट्रोनॉट्स हो गया, हमारे जो क्रू मेंबर्स हो गया, वो जाएंगे तो वेटलेसनेस में मसल लॉस कैसे होता है, राइट? एल्गी बेस्ड न्यूट्रिएंट सोर्सेज जैसे एल्गी की प्रोसेसिंग हो गया जेट फ्यूल के लिए, हम वो करना चाहते हैं। एस्ट्रोनॉट की हेल्थ के ऊपर रेडिएशन का क्या इंपैक्ट आता है, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं। पर क्योंकि ये सारी चीजें हम स्पेस में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्पेस के मुद्दे भी हो गए। तो स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चाहते हैं कि स्पेस का बेनिफिट बायोटेक्नोलॉजी को मिले एंड बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट स्पेस को मिले। ये यहाँ पे फोकस है इसरो और डीबीटी के कोलैबोरेशन का इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे और भी, जैसे गगनयान का मिशन है, वहां पर भी ये कोशिश करी जाएगी बायोटेक्नोलॉजी साथ में इंटीग्रेट करें, कुछ और यहाँ पे रिसर्च वगैरह करी जाए, ठीक है ना? तो बट मेजर जो आपका एक्सपेरिमेंट रहेंगे वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के रिगार्डिंग ही रहेंगे। एंड जैसे बताया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खत्म हो जाएगा 2030 तक, बट चाइना जैसे बना रहा है, इंडिया भी डेफिनेटली बनाएगा, राइट? और ये जो कोलैबोरेशन है ना, ये बायो E3 पॉलिसी के रिगार्डिंग है। काफी टाइम पहले हमने बायो E3 पॉलिसी यहाँ पे डिस्कस करी थी। E3 का मतलब है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसी पर्टिकुलर पॉलिसी के अंतर्गत ही हम नोटिस कर पाएंगे कि इसरो और डीबीटी का यहाँ पे हमें कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की जो बायो इकोनॉमी है ना, वो $300 बिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2030। एंड उसमें एक जो मेजर कंपोनेंट रहेगा वो होगा आपका स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग का। बाकी डेफिनेटली इससे आपका रिसर्च हो गया वो भी इसमें बेहतर हो पाएगा, फार्मास्यूटिकल, बायो फार्मास्यूटिक्स, राइट, रीजनरेटिव मेडिसिन, ये सारे कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स यहाँ पे इसके रिगार्डिंग देखने को मिलते रहेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एशियाटिक गोल्डन कैट। देखो एशियाटिक गोल्डन कैट को ना असम का जो मानस नेशनल पार्क है वहां पर रीडिस्कवर किया गया है। रीडिस्कवर का मतलब क्या है? देखो 2007 में इसको पिछली बार देखा गया था, अब उसको वापस से देखा गया है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम जो कंजर्वेशन स्टेप्स ले रहे हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, वो कंजर्वेशन स्टेप्स अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस गोल्डन कैट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो नाम इसका गोल्डन कैट पता क्यों है? क्योंकि अगर इसके जो यहाँ पे आप कोटिंग देख रहे हो, ये कोटिंग का कलर क्या है? ये नॉर्मली थोड़ा गोल्डन होता है, या थोड़ा बहुत रेड ब्राउन हमें देखने को मिल जाता है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि गोल्डन कैट है, इसलिए। हालांकि कुछ एशियाटिक गोल्डन कैट्स हैं उनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश या हल्का ग्रेश भी देखने को मिलता है, बट नॉर्मली ज्यादातर गोल्डन ही होता है। इनका जो साइज होता है मीडियम है, पर इनकी जो लेग्स है ना
आप नोटिस करोगे काफी लंबी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कैट्स। अब इनके बारे में ना थोड़ी सी हमें जानकारी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम उतना यहाँ पे इनके रिगार्डिंग रिसर्च कर नहीं पाए। कुछ रिसर्चर्स का मानना था अभी तक कि ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब ये रात के समय ज्यादा एक्टिव होती है, पर रीसेंट रिसर्च हमें ये भी दिखा रही है कि भाई ये दिन के समय भी एक्टिव होती हैं। तो कंप्लीट क्लैरिटी है नहीं इस चीज के ऊपर कि नॉकटर्नल है या डायर्नल है। बाकी अगर हम बात करें गोल्डन कैट्स की, तो यहाँ पर जो मेल होते हैं ना वो लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स की देख की बात करें तो 75 से 80 डेज का यहाँ पे आप इनको जेस्टेशन पीरियड देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे पाई जाती है? सदर्न चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला हिस्सा है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। तो काफी अडेप्टेबल है, क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, मिक्स्ड एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर आपको ये पाई जाती है। लास्टली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये आपको IUCN स्टेटस इनका नियर थ्रेटेंड है एंड आपको WP एक्ट के शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएगी एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। बाकी अगर हम बात कर रहे थे ना कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे, देखो असम तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, मानस नेशनल पार्क हो गया, उसके अलावा मेघालय हो गया, राइट, इवन अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। अगला बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है 21st लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में। देखो लाइव स्टॉक इंडिया में कितने हैं इनकी भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से ना हर 5 साल के बाद, नॉर्मली मतलब 5 साल होता नहीं, किसी साल 6-7 साल भी हो जाते हैं। जैसे पिछले वाला हमारा 2012 का हुआ था, फिर 2019 में हुआ, फिर अब हम 5 साल बाद 2024 में इनका सेंसस कर रहे हैं, ताकि देखा जा पाए कि कौन सा स्टेट में कितना लाइव स्टॉक है। जैसे अगर हम पिछले वाले की बात करें ना, तो आप नोटिस करोगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आपको लाइव स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, फॉलोड बाय राजस्थान। अब हम नया सेंसस करने जा रहे हैं 2024-25 के अंदर, राइट। तो अभी स्टार्ट हो चुका है एंड फरवरी 2025 तक चलेगा। तो 1919 और 1920 में हमने स्टार्ट किया था जो अपना लाइफ स्टॉक सेंसस था। तब से लेकर आप नोटिस कर पाओगे कि 20 लाइफ स्टॉक सेंसस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड अब होने जा रहा है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस। नॉर्मली 5 साल के बाद ये करवाया जाता है एंड कहीं ना कहीं लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब इस बार का लाइफ स्टॉक सेंसस बाकियों से अलग है, पता है क्यों? पहली बात तो आप नोटिस कर पाओगे ये बहुत ही बड़ा सर्वे होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख वेटनरी और पैरा वेटनरी स्टाफ यहाँ पे इसको कंडक्ट करेगा। यहाँ पर हम मोबाइल एप्लीकेशन का हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि एक्यूरेसी बढ़ पाए। इसके अलावा रियल टाइम बेसिस के ऊपर हम मॉनिटरिंग कर पाए, डेटा को ओवरसाइट रख पाए, ये भी यहाँ पे है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देखो लाइव स्टॉक में ना ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं काफी काम करती हैं लाइव स्टॉक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ना हम ये भी डेटा रखेंगे कि कौन प्राइमरी पर्सन इन्वॉल्व है, उसका क्या जेंडर है, क्या महिलाएं ज्यादा काम करती है लाइव स्टॉक के रिगार्डिंग या पुरुष ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा जो आपके पेस्टोरलिस्ट होते हैं उनकी लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स कितनी है उसके रिगार्डिंग भी डेटा मेंटेन किया जाएगा। अब ये जो कैटेगरीज इतनी सारी यहाँ पे हमने बनाई है ना, उसका यह डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। उसके माध्यम से यही है कि क्या महिलाओं को कुछ बेनिफिट देने की यहाँ पे जरूरत है, क्या लाइफ स्टॉक के लिए हम जो पॉलिसीज लेकर आते हैं, चाहे डिजीज कंट्रोल का हो गया या ब्रीड इंप्रूवमेंट का हो गया, क्या उसने कुछ रिजल्ट दिखाया भी है या नहीं है, क्या उसके रिगार्डिंग और काम करने की जरूरत है, ये सब चीजें। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पे 15 लाइफ स्टॉक स्पीशीज की कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी पोल्ट्री का डेटा भी गैदर किया जाता है, ठीक है, ब्रीड स्पेसिफिक डेटा होता है, राइट। एंड लास्टली जो सेंसस होता है वहां पर पोल्ट्री, फोल, ये सब आपका डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया इसके बारे में मिल गया होगा। जब इनका रिजल्ट आ जाएगा तब हम इसको डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। पिछली बार का सेंसस यही बताता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक देखने को मिल जाएगा। और भी देखो बहुत सारा डेटा है, अगर आपको देखना है आप विकास पीडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है, सरकारी वेबसाइट ही है पूरा वो डेटा, बट ये लाइव स्टॉक वाला डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आ जाते हैं अपने MCQs की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन है आपका ब्लड के बारे में, ठीक है, राइट, कि ब्लड ग्रुप कैसे कैसे चेंजेस आते हैं पेरेंट्स से बच्चे की तरफ। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िएगा। काफी बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ये चीज फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर हम कल अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो लैंडस्लाइड आते हैं ना, उनके पीछे का क्या क्या कारण रहते हैं। एंड इनफैक्ट ना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, जो लोग थोड़े सीरियस हैं, कि आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ कि जो हिमालयन रीजन के अंदर आपकी लैंडस्लाइड आती हैं वर्सेस आपकी जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो लैंडस्लाइड आती हैं, इनके क्या मेजर रीजन है और कैसे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे रहेगी। UPSC ने मेंस के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा भी हुआ है। तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड दीज पर्टिकुलर, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों रीजन के अंदर।
जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो आपका रहेगा डीएसी के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक था जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, राइट। जीनोम सीक्वेंसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ना हमारे जो डीएनए बेसिस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका हम एक तरह से सीक्वेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, एटीसीजी के बारे में, राइट। एटीसीजी क्या होते हैं आपके, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ठीक है ना, और ग्वानिन। ये जो आपके बेसिस होते हैं ना, जो 4 तरह के बेसिस आपके डीएनए में देखने को मिलते हैं, यही आपके न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं डीएनए का। एंड इनका जो सीक्वेंस होता है वही इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है आपके प्रोटीन को असेंबल करने के अंदर। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम इनका स्ट्रक्चर ही, हम इनका सीक्वेंस ही एक तरह से फिगर आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी कुछ स्टेटमेंट्स की, देखो डेफिनेटली यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअल में ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ही सही आंसर होगा, बट क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज अपने आप में फ्यूचरिस्टिक होती हैं काफ़ी सारी, राइट, एंड काफ़ी सारी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो उनका जो पोटेंशियल होता है ना कि कितना इम्पैक्ट वो कॉज कर सकती हैं या क्या कहाँ पे उनकी एप्लीकेशन हो सकती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल तीनों तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। देखो काफी सारे बच्चे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर में फर्क क्या होता है, इट इज रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर आप किसी को डंडे से मार रहे हो, ठीक है, आपने सिंपली डंडे से उसको मारा, उसकी टांग के ऊपर मारा, उसके पेट के ऊपर मारा, तो आपका उसको मारने की इंटेंशन नहीं है। पर अगर आप उसके साथ उसके सर के ऊपर आप डंडा मारते हो तो कहीं ना कहीं वो एक मर्डर हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इनमें अंतर क्या रहता है, अंतर रहता है कि कितना आपका प्रोबेबिलिटी उसकी थी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी में इंटेंसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी में उसमें अंतर रहता है। मर्डर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें काफी मतलब कंपैरेटिवली कम होती है। तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको एक बेसिक आइडिया पता है, बाकी आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर इसको पढ़ा होगा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो पहली बात जो यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन बी चार्ज व्हेन डेथ अकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंट एक्ट इवन व्हेन देयर वाज नो इंटेंशन टू किल, यस उस केस में आपका कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे लगाया जा सकता है। सेकंड जो बात कह रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल आपकी डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व हो तभी यहाँ पे लग सकता है, ऐसा नहीं है। कोई इंसान नेग्लिजेंस की वजह से या फिर सेफ्टी का ध्यान ना रखे, राइट, उस केसेस में भी यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्शंस में भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो दूसरा गलत है, पहला ठीक था। तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा हुआ है, तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरे स्टेटमेंट की, देखो रेबीज। अब ये क्वेश्चन मैंने लाने का पर्पस पता क्या है, हम बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ते रहते हैं पर हमें पता ही नहीं लगता क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना। देखो ये कुछ फैक्ट चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है वायरल। तो पहली बात, आपको जब भी कोई डिजीज पढ़ो देखो यार कि क्या वो बैक्टीरियल है, क्या वो वायरल डिजीज है या नहीं है ना। तो यस रेबीज डेफिनेटली आपकी एक वायरल डिजीज है। दूसरी बात ध्यान में रखो, क्या ये एनिमल से ह्यूमन तक फैलती है, आंसर इज यस, ये एक जूनोटिक डिजीज है। उसी तरह से नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल का मतलब तो आप जानते होंगे, नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, डब्ल्यूएचओ की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, वहां पर वो चर्चा का विषय अगर नहीं बनते, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता उसके ऊपर, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जाते उनकी मेडिसिन बनाने के लिए, अगर ऐसा होता है तो दैट इज मीनिंग निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों बातें करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ह्यूमंस में जो ट्रांसमिशन होता है वो होता कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डिजीज के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि आप इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड के कांटेक्ट में आते हो तब ये प्राइमरली अक्कर करती है। अरे नहीं भाई, जब डॉग या वाइल्ड एनिमल आपको काटता है ना तो उसके सलाइवा के माध्यम से आप तक फैलती है, ना कि आप उसके ब्लड से। सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों तीसरे स्टेटमेंट की, यहाँ पर ये कह रहा है कि वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। देखो जब भी कोई डिजीज पूछी गई है ना तो डेफिनेटली यूपीएससी ने ये चीज पूछी है कि क्या वैक्सीन है उसकी, या वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डॉग्स को हम वैक्सीनेट करते हैं ताकि वो ट्रांसमिशन ह्यूमंस तक यहाँ पे ना कर पाए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसका 1 और 3 इसका सही आंसर बनेगा, सेकंड आपका इनकरेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड आपका कौन सा गलत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था जीबी के बारे में। जीबी के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्नो लेपर्ड डेफिनेटली आपके वल्नरेबल देखने को मिलते हैं, दिस इज करेक्ट। बाकी धपना रिवर भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।